आप सभी मित्रों का हार्दिक आभार कि आप लोग जोगिंदर पॉल जी पर केंद्रित इस एकाग्र को पसंद कर रहे हैं। जनसुलभ पुस्तकालय द्वारा केंद्रित ये सभी कार्यक्रम एक साथ फेसबुक पर और यूट्यूब पर उपलब्ध हैं। मुझे व्यक्तिगत रूप से इस बात की खुशी होती है कि आप दोनों ही जगहों पर इन कार्यक्रमों को देख रहे हैं। मित्रों, इस एकाग्र की इस नई कड़ी में आज मैं जोगिंदर पॉल जी की एक कहानी बू का पाठ कर रहा हूं। यह उनकी एक बेहद प्रभावी कहानी है। इसका अनुवाद अंग्रेजी की प्रोफेसर, बेहतरीन अनुवादक और उनकी सहधर्मिणी कृष्णा पॉल जी ने किया है। स्वयं जोगिंदर पॉल जी को यह कहानी बेहद प्रिय रही और इसलिए यह कहानी उनके कई संचयनों में उपलब्ध है। बाद में कमलेश्वर द्वारा संपादित भारतीय उर्दू कथाकोश, उर्दू कहानियां, भारतीय शिखर कथाकोश, उर्दू कहानियां एक में भी यह कहानी ली गई। तो आइए मित्रों, जोगिंदर पॉल की यह कहानी सुनते हैं। वो हैदराबाद की पृष्ठभूमि में लिखी गई यह कहानी कई कई स्तरों पर हमारे परिवेश का, हमारे परिवेश के भीतर की समस्याओं का बखूबी चित्रण करती है। ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, सीधे कहानी पर आता हूं। बू जोगिंदर पॉल। डॉक्टर स्वरूप के चपरासी चौरंजी ने सतर्क नजरों से डॉक्टर के दफ्तर के दरवाजे की ओर देखा और फिर मुस्कुराते हुए सिर से गांधी टोपी उतारने लगा। उसके सिर से एकदम 100 के कई नोट फर्श पर आ गिरे और वह घबरा कर उन्हें फुर्ती से समेटने लगा। इसी बीच एक बूढ़ा कमरे में दाखिल हुआ। डॉक्टर साहब जी, डाक। अरे बाहर जाओ, अरे बाहर जाओ। चौरंजी घबराकर सीधा हुआ और बूढ़े को दरवाजे के बाहर धकेलने लगा। हर कोई बेधड़क अंदर घुसता चला आता है। करके बोलता हूं, किसी को बिना इजाजत अंदर मत आने दिया करें। उसकी हैदराबादी करके की आदत से डॉक्टर स्वरूप इस कदर प्रभावित था कि लहजे में वही असर पैदा करने की इच्छा से उसके मुंह से भी इसलिए की बजाय अनायास करके ही निकल जाता। चौरंजी ने दरवाजा बंद करके अंदर से चटखेनी चढ़ा ली और नोट गिनने लगा। 1, 2, 3, 14। वह फिर फर्श पर झुक गया। एक और कहां गया? डॉक्टर स्वरूप उसके गंजे सिर पर चिपके हुए एक नोट को देखकर हंसने लगे। हमारे सिर पर तो सिर्फ गंदे बाल उगते हैं, लेकिन मालूम नहीं तुम क्या सोचते रहते हो। जब भी टोपी उठाते हो, तुम्हारे सिर पर बड़े बड़े नोटों की गड्डी उगी होती है। डॉक्टर को याद आया कि आज उसे अपने डैंड्रफ की दवाई लेकर घर जाना है।
उसकी पत्नी ने कहा था, तुम्हारे गंदे बालों की बू से खाया पिया मुंह की ओर पलट आता है। चौरंजी ने 15वें नोट को अपने सिर से उखाड़ने के अंदाज में लिया और एक बार फिर नोटों को गिनकर डॉक्टर स्वरूप के सामने मेज पर रख दिया। 15 हैं साहब। सिर्फ 15? डॉक्टर के माथे पर त्योरी देखकर चौरंजी ने कहा, 2000 का हफ्ता तय कर गया था साहब, लेकिन चुकाते वक्त हराम की औलाद कहने लगा, इस मौसम में बर्फ नीचे जमीन पर कहां मिलती है, इसे आसमान से खोदकर लाना पड़ता है। तो क्या हुआ, बर्फ में थोड़ा कम कमा ले, बर्फ में थोड़ा कम कमा ले, और भी तो बीसियों आइटम है। करके मैंने बोला था साहब, ठेके को 2 हिस्सों में बांट दीजिए और गंगू से भी मामला कर लीजिए, वह बड़ा ईमानदार आदमी है। इस दयाल के बच्चे को भी तो तुम ही लाए थे। लाया तो मैं ही था, मगर क्या बोलना, आजकल सभी अपने धर्म ईमान को बेचे हुए हैं। अब अगले 4 हफ्ते 1500 पर ही चलने दीजिए। वह बोलता है 4 हफ्तों के बाद मौसम खुल जाएगा, फिर वह पूरे 2000 देना शुरू कर देगा। डॉक्टर ने 5 नोट उसके हवाले करते हुए कहा, 150 तुम्हारा और 150 के टेकर का, बाकी के 200 बड़े बाबू को दे दो। ठीक है साहब। चौरंजी ने नोटों को फिर टोपी के नीचे रखा और जाने के लिए दरवाजे की ओर मुड़ा, किंतु 2 कदम चलकर रुक गया। केयर टेकर साहब ने कहा था, साहब मेरे चपरासी के लिए भी 100 लाया कर। डॉक्टर स्वरूप ने उसे निकट आने का इशारा करके 100 का एक और नोट उसके हाथ में थमा दिया। बोले, करके दयाल से कम 1600 ही वसूल कर लेते। चौरंजी ने नोटों को वैसे ही अपनी टोपी के नीचे जमा लिया। आजकल आप जैसे रहमदिल अफसर कहाँ मिलते हैं साहब, आप तो अपनी सारी प्रजा के खेवनहार हैं। चौरंजी के जाने के बाद डॉक्टर ने आधा उठकर पतलून की पिछली जेब से उसके दिए हुए नोट निकाले और यूं ही उन पर अपनी नजर टिका ली और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर की ओर से अदायगी के वादे की तहरीर पढ़ने लगा। सरकार जो वादा करती है उसे हमेशा पूरी करती है, परंतु लोगों का यह हाल है कि किसी पर भी भरोसा नहीं किया जा सकता। पूरे 500 कम। डॉक्टर को दयाल पर अभी तक गुस्सा आ रहा था। खैर, उसे मालूम हो जाएगा कि सरकारी मामलों में जवान से पलटना इतना आसान नहीं। उसने नोटों की तह जमाकर उन्हें फिर से जेब में रख लिया और सोचने लगा कि डायरेक्टर 600 से कम में नहीं टलेगा। सारा काम हम लोग करते हैं और वह बूढ़ा मुफ्त में सबसे बड़ा हिस्सा उड़ा ले जाता है। सारा अकेला आदमी है, इतने पैसों का करता क्या है। आज शाम को घर लौटते हुए मैं स्कॉच की बोतल लेता जाऊंगा और सोडा भी। स्कॉच में पानी मिलाने से तो स्कॉच में पानी मिलाने से तो बेहतर है केवल पानी ही पी लिया जाए। किंतु प्यास तो पानी से ही बुझती है। उसकी पत्नी रोशी अपने पति की शराब की बोतल से चिढ़ी हुई रहती थी, मगर जिनकी प्यास पहले ही मरी पड़ी हो, उन्हें तो इसे जिंदा करना होता है। रोशी से झगड़ते हुए उसका दिमाग रोशन हो जाता। अरे ओ सरू, घर में मैं हूं, फूल सी बच्ची है, हमसे तुम्हारी प्यास जिंदा क्यों नहीं होती।
फिर ऋषि को एकाएक अपनी बेबसी पर गुस्सा आने लगता। तुम मुर्दों के डॉक्टर हो सरू। तुम तुम क्या जानो किसी बेचैन आत्मा की बची खुची सांस इकट्ठी करके उसे अपने पैरों पर कैसे खड़ा किया जा सकता है। जब डॉक्टर स्वरूप को नौकरी में अक्षमता के कारण ट्रांसफर पर सरकारी अस्पतालों की जंजीर के इस मुर्दाखाने का इंचार्ज बनाया गया, तो वह बहुत तिलमिलाया था कि इतने वर्षों के अनुभव के बावजूद उसे मौत के सर्टिफिकेट लिखने और मुर्दों की देखभाल पर लगा दिया गया है। दिल छोटा मत करो डॉक्टर, उसके एक सीनियर सहयोगी ने उसे तसल्ली देने के लिए समझाया था। सरकारी डॉक्टर यहां हो या वहां एक ही बात है। वहां वह मरीज को मौत की राह पर डालता है और यहां मरीज उस राह पर चलते हुए उसके पास आ पहुंचता है। उसने हंसते हुए डॉक्टर स्वरूप की पीठ थपथपाई थी। बड़े आरामदेह ठिकाने पर आ लगे हो, अब चैन की बांसुरी बजाओ। डॉक्टर स्वरूप ने वाकई चैन की बांसुरी बजाते हुए ही ये सारे बरस बिता दिए थे। बहुत होने पर भी उसके चार्ज में 20 से ज्यादा मुर्दे न होते। इनमें से अधिकतर लावारिस होते। डॉक्टर अपने दफ्तर से बाहर 24 घंटे का नोटिस लगाने के बाद लावारिस मुर्दों को सरकारी प्रयोगशालाओं में काम के लाने के लिए भेज देता। मुर्दों की देखभाल करते करते वह जिंदों का इलाज करना भूल ही गया था। सरकारी रजिस्टर में नॉर्मल की एंट्री करके वह वास्तव में इस बात की पूर्ति करता था कि मरीज पूर्ण रूप से मर चुका है। एक बार चौरंजी अपनी बीमारी के कारण छुट्टी की अर्जी लेकर आया तो डॉक्टर स्वरूप ने उससे कहा, इधर आओ, तुम्हारी नब्ज देखूं। और नब्ज पर उंगली रखे कुछ क्षण वह खूब गंभीरता से महसूस करता रहा और फिर बोला, तुम्हें कोई तकलीफ नहीं, जाओ काम करो। लेकिन साहब, कह दिया ना, जाओ, तुम्हारी नब्ज बिल्कुल बंद है। चौरंजी का यह हाल था कि वह हंसते हंसते अपनी बीमारी भूल गया था और डॉक्टर स्वरूप को गुस्सा आ रहा था कि यह बदतमीज इस प्रकार हंस क्यों रहा है। चौरंजी का आगे पीछे कोई न था। एक बात कहूं साहब, एक दिन डॉक्टर से कहने लगा, यदि अभी अचानक मेरा दम निकल जाए तो मुझे कहीं प्रयोग के लिए मत भेजिएगा। क्यों? आप तो जानते ही हैं साहब, मेडिकल कॉलेज के लौंडे चंगे भलों को किस तरह लौटाते हैं। मालूम होता है गोश्त की गठरियों में टूटी फूटी हड्डियां मिली हुई हैं, टूटी फूटी हड्डियां सिली हुई हैं। अब भी तो तुम ऐसे ही दिखते हो। चौरंजी ने सिर खुजाने के लिए टोपी उतारी तो उसके गंजे सिर से 10 का नोट नीचे आ गिरा। यह नोट कहां से मारा है? आपसे क्या पर्दा साहब, गंगू ठेकेदार आया हुआ था, इनाम दे गया है, आपको सलाम बोलने को कह गया है। उससे कहो केवल सलाम बोल देने से काम नहीं बनता। बड़ा दिलदार सेठ है साहब, आप उसकी तरफ एक बार नजर करके देखेंगे तो वह अपने आप को बेचकर भी आपकी सेवा करता रहेगा। डॉक्टर स्वरूप ने अपने आप को फिर याद दिलाया कि आज स्कॉच और सोडा लेकर घर जाऊंगा। आज फिर पिछले सप्ताह तो उसकी पत्नी ने चीख चीख कर सारा घर सिर पर उठा लिया था और फिर ब्लड प्रेशर से बिस्तर पर चित हो गई थी और खुली आंखों से बेहोश पड़ी थी। उसने अनजाने में उसकी आंखें बंद कर दी थी और उसके दिल की धड़कन महसूस करके एकदम भय से पीछे हट गया था कि ऐसा कैसे हो सकता है।
डॉक्टर स्वरूप ने अचानक सिर उठाया और देखा कि कोई व्यक्ति उसके दफ्तर के दरवाजे के ठीक बीच में खड़ा उसका ध्यान अपनी ओर खींचने की कोशिश कर रहा था। पहले तो डॉक्टर ने उसे बाहर इंतजार करने को कहा, फिर आंखें झपक कर आश्चर्य और भय से उसकी ओर देखता रह गया। यह कैसे हो सकता है? मैं अपने भाई को लेने आया हूं। वह व्यक्ति 2-4 कदम ऑफिस में अंदर चला आया। मैं उसे देख आया हूं। शायद वह वही था। ओके। डॉक्टर ने ढीले होकर खुली सांस ली। मुझे ऐसा लगा तुम्हारा भाई खुद ही मुर्दा खाने से उठकर चला आया है। परसों शाम को उसे यहां भेजा गया था। हम जुड़वा भाई हैं, उस व्यक्ति ने रोनी सी आवाज में डॉक्टर को बताया। डॉक्टर अपने होश हवास पर काबू पाने के लिए हंसने लगा। मैं तो ठंडा हो गया था, मानो एक मुर्दे ने दूसरे पर आंखें गड़ा रखी हो। डॉक्टर ने उसे अपने सामने कुर्सी पर बैठने का इशारा किया। वह अभी तक अपने ऊपर बीती घटना के तिलिस्म में ही कैद था। मुर्दे भी जरूर कहीं न कहीं हमारी तरह बस जाते होंगे। ठहरो, बोलो नहीं। क्या पता, क्या पता हम भी मुर्दे हों। मैंने कहीं पढ़ रखा है कि हर व्यक्ति वास्तव में मौत से पहले ही मर चुका होता है। न मालूम कब से वह मानो अपने आप से बातें करने लगता था। मुझे बड़ी धुंधली सी याद आ रही है। मैंने भी एड़ियां रगड़कर जान दी थी और फिर मुझे यहाँ मुर्दा खाने में भेज दिया गया था। पिछले 15 बरस से मैं यहाँ गल सड़ रहा हूं। फिर उसने अपने आप को झंझोड़ कर बताया कि इस अजनबी के सामने क्या रोने लगे हो। नेवर माइंड। वह सिर झटक कर सीधा होकर बैठ गया। बोला, मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूं? मैं अपने भाई की लाश लेने आया हूं। मैं अपने भाई की लाश लेने आया हूं। अब तक डॉक्टर स्वरूप अपने नॉर्मल सेल्फ में आ चुका था। लाशें यूं ही हर आते जाते के हवाले नहीं की जाती। पहले हमारे ऑफिस का एक फॉर्म भरो। नहीं, 2 फॉर्म। समझे? किसी मजिस्ट्रेट का एफिडेविट लाओ और एक घोषणा पत्र जिस पर 2 गवाहों के हस्ताक्षर हो। और इन 2 में से एक को हमारे दफ्तर का कोई आदमी भली भांति जानता हो। जाओ अब। आगंतुक परेशान होकर खड़ा हो गया। कहां जाऊं? कहीं भी। मैं क्या बताऊं? फॉर, घोषणा पत्र। साथ के दफ्तर में बड़े बाबू से मिलो, वह तुम्हें सब समझा देगा। वह व्यक्ति जाने के लिए उठने लगा तो डॉक्टर स्वरूप को शायद तरस आ गया। बैठ जाओ। मुर्दे का ब्यौरा मेरे रजिस्टर में नोट करवा कर जाओ। उसने एक रजिस्टर खोल लिया। नाम अमर सिंह। अमर सिंह किसका नाम है, तुम्हारा या उसका? मेरा। अरे भाई, उसका नाम बताओ जिसे तुम लेने आए हो। किशन सिंह। उम्र? मेरी उम्र 35 बरस है। मुझे तुम्हारी उम्र से क्या मतलब? लाश की उम्र बताओ। हम जुड़वा भाई हैं, तो मैं क्या करूं? लाश की उम्र बताओ और उसका पता। अमर सिंह चिढ़ गया। मैं क्या पता बताऊं? वह तो आपके पास ही गल सड़ गया है। वह तो आपके पास ही गल सड़ रहा है। डॉक्टर भी चिढ़ गया। गल सड़ नहीं रहा, एयर कंडीशनड डॉर्मेट्री में है और वहां बर्फ में रखा है। मैं वहीं से आ रहा हूं। एयर कंडीशनर काम नहीं कर रहा और जितनी भी थोड़ी सी बर्फ थी
वह पिघल चुकी है। यह कैसे हो सकता है? डॉक्टर स्वरूप ने घंटी बजाई, जिसे सुनकर चौरंजी दौड़ा हुआ आ पहुंचा। डॉक्टर ने बू सूंघने के लिए नाक से एक लंबी सांस ली। क्या तुम्हें बू आ रही है, चौरंजी? चौरंजी ने उसी की तरह अपनी नाक को फड़फड़ाया। हाँ, बू तो आ रही है साहब। तो मेरा मुंह क्या देख रहे हो? जाओ, बड़े बाबू से कहो एयर कंडीशनर वाले को फौरन बुलाएं, नहीं तो लाशें अपनी बू से बेअख्तियार हो इधर से उधर आ निकलेंगी। केयर टेकर से भी मेरे पास आने को कहो। जाओ। चौरंजी अपनी टोपी उतारने के लिए सिर की ओर हाथ उठाने लगा तो डॉक्टर स्वरूप ने चौकन्ना होकर रोक दिया। नहीं नहीं, सिर को ढका रहने दो। फिर वह अमर सिंह से संबोधित हुआ। तुम भी बड़े बाबू से मिलकर फॉर्म वॉर्म भरकर अपनी लाश उठवा लो। मेरी लाश? तो क्या मेरी? जाओ उठवा लो। कैसे उठवाऊं? सभी की सभी तो फूलकर एक जैसी दिख रही हैं। लेकिन तुमने बताया तुम उसे देख आए हो। हाँ, एक पर मुझे भ्रम तो हुआ था, पर हो सकता है वह कोई और हो। तो क्या हुआ, सभी तुम्हारे भाई हैं। किंतु किंतु मुझे केवल अपने भाई को ले जाना है। तुम्हारा भाई अब रह ही कहाँ गया है? लेकिन डॉक्टर साहब की जान क्यों खा रहे हो भाई? चौरंजी ने अपने अफसर की सहायता की। करके बोलता हूं साहब, अरे गहरे को अंदर मत आने दिया करे। फिर वह अमर सिंह के कंधे पर हाथ रखकर उसे समझाने लगा। अपने भाई को तो तुम्हें ही पहचानना है, हमें तो नहीं। डॉक्टर स्वरूप अपने गुस्से को वश में करने के लिए सिगरेट सुलगाने लगा। क्या जमाना आ गया है, भाई अपने भाई को नहीं पहचान सकता। अमर सिंह मुंह लटकाकर चौरंजी के साथ बाहर जाने लगा तो डॉक्टर स्वरूप को फिर उस पर तरस आने लगा। ठहरो, घबराओ नहीं, कोशिश करोगे तो पहचान लोगे। सिगरेट का लंबा कश लेकर उसे इच्छा हुई कि बेचारे की और सहायता की जाए। अगर तुम्हें कोई ऐसा गवाह न मिले जिसे हम जानते हो, तो हमारे इस चपरासी को ही अपना गवाह बना लो। और सुनो, तुम्हारे हलफनामे पर भी बड़ा बाबू किसी नोटरी से हस्ताक्षर करवा लेगा। थैंक यू डॉक्टर साहब। कोई बात नहीं। डॉक्टर स्वरूप ने मुस्कुराते हुए सोचा कि बड़ा बाबू और चौरंजी उससे 50 रुपए ऐंठ ही लेंगे, जिनमें से 20 अपने खरे हो जाएंगे। उसने निरंतर मुस्कुराते हुए अपने सामने रखे कोरे कागज पर आज की टोटल आमदनी के हिंद से लिखे। 400 प्लस 20। चौरंजी और अमर सिंह उसके कमरे से बाहर हो लिए और उसने लाशों की बू सूंघने के लिए फिर अपनी नाक को उठाकर एक बड़ी लंबी सांस ली और बड़बड़ाया। बू पहले से बढ़ गई है। इस प्रकार की बू महसूस करके वह बड़ा बेचैन हो जाता। अव्वल तो वह मॉर्चरी का रुख ही न करता, या फिर उधर जाना बेहद जरूरी हो जाता तो सूचना भेजकर बिल्डिंग के उस विंग में खूब दवाइयां छिड़कवा लेता और प्रायः वहां केयर टेकर के दफ्तर में ही काम निपटाकर लौट आता। पिछले सप्ताह उसके डायरेक्टर ने उसे सूचित किया था कि आइंदा बरस से हर लाश के बिस्तर पर एक फ्रीजर फिट करने का प्रस्ताव स्वीकार हो गया है। वह तो ठीक है सर, उसने उत्तर दिया था। किंतु किंतु
इतने लो पावर में अब भी हमारी मशीनों के तार फट जाते हैं, उस समय क्या बनेगा? उसके अफसर ने चेतावनी देने के लहजे में कहा था, तुम हमेशा पीछे की ओर देखते हो यंग मैन, आगे की ओर देखा करो। साला हरामी, यह खुद न तो आगे की ओर देखता है न पीछे की ओर, बस जहां भी देखें हमें ही देखें। डॉक्टर स्वरूप को ख्याल आया कि आज अभी तक मुर्दों की कुल संख्या चेक नहीं की। उसने सिगरेट बुझाकर रजिस्टर अपने आगे खोल लिया और कागज पर मुर्दे गिनने लगा। 1 2 3 8 16 18 और यह 19। फिर उसने केयरटेकर द्वारा भरे हुए कॉलम पर नजर दौड़ाई ताकि एक्चुअल्स भी देख ले। 18। अरे, एक कम कैसे हो गया? उसने घंटी बजाई और दरवाजे की ओर देखने लगा। जब कोई ना आया तो फिर रजिस्टर पर झुक गया। 1 2 19। एक मुर्दा कहां गायब हो गया? कहीं वाकई वही तो न था? उसे अमर सिंह का ख्याल आया और वह बदहवास सी हंसी हंस दिया और एक बार फिर उसने रजिस्टर पर नजर जमा ली। 1 2 3। आपने घंटी बजाई है साहब? चौरंजी ने कमरे में प्रवेश करते हुए पूछा। उसके पीछे पीछे एक और व्यक्ति दाखिल हुआ। आपने याद किया है? डॉक्टर स्वरूप ने नए आदमी को घूरकर देखा। तुम कौन हो? मैं केयरटेकर साहब का नया चपरासी हूं साहब, राजू। अरे हाँ, तुम ही तो हो। मैं पहचान नहीं पाया। डॉक्टर ने उसके मुंह की ओर इशारा किया। तुमने यह फुंसियों का नकाब जो चढ़ा रखा है, इलाज करवा रहा हूं साहब। सूझ सूझ कर कुप्पा बने हुए हो। क्या तुम्हें अपने आप से बू नहीं आती? क्या करूं साहब? बर्फ मुंह पर बर्फ मुंह पर बर्फ रखा करो। डॉक्टर ने अचानक अपने नथुनों को फड़ फड़कता हुआ महसूस किया। फिर वही, उसने नथनों के रास्ते सांस ली। बढ़ गई है। चौरंजी और राजू ने भी वैसे ही सांस ली। हाँ, वो तो आ रही है। केयर टेकर कहाँ है? डॉक्टर को याद आया कि केयर टेकर ने तो आज अपने दांतों के डॉक्टर के पास जाने की आज्ञा ले रखी है। क्या तुम्हारा एयर कंडीशनर चल रहा है? मैं इतना किस्मत वाला कहाँ हूं साहब। राजू मूर्खों की तरह खी खी करने लगा। यह देन तो मुर्दों को ही नसीब है। राजू की बात डॉक्टर के दिल पर जा लगी, किंतु वह बोला, अभी तक खीखी किए जा रहे हो? मेरी बात का सीधा जवाब दो। करके बोलता हूं, अफसर के सामने ज्यादा अक्ल मत दिखाओ। चौरंजी ने अपनी टोपी उतारनी चाहिए, परंतु डॉक्टर की नजर में डांट महसूस करके उसने अपना हाथ रोक लिया। डॉक्टर स्वरूप को एकदम याद आया कि एक मुर्दे का हिसाब नहीं जुड़ पा रहा। उसने चौरंजी को आज्ञा दी कि वह बड़े बाबू को बुलाए, किंतु फिर उसे झट ही रोक लिया। बड़े बाबू के मुंह से इतनी गंदी बास आती है कि तबीयत मितलाने लगती है। उसने राजू से मुर्दों की संख्या के बारे में पूछा और राजू ने उसे फौरन जवाब दिया, पूरे 18 है साहब। क्या तुम्हें विश्वास है? 18 है? मेरा और काम ही क्या है साहब। दरवाजे पर बैठा उन्हें ही बार बार गिनता रहता हूं। अब तो इसकी आदत हो गई है साहब। जिधर भी चंद लोग इकट्ठे दिख जाएं, उन्हें गिनना शुरू कर देता हूं। देखो राजू, डॉक्टर स्वरूप ने अचानक कुछ फैसला करके अपना मुंह बड़ा पक्का कर लिया। अब मैं तुमसे साफ साफ पूछ रहा हूं, यदि तुम लोगों में से
तुम लोगों से कोई गलती हुई है तो बता दो, मैं तुम्हें बचा लूंगा। मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा साहब। तुम्हारी समझ में इतना तो आ रहा है कि एक मुर्दा काले धंधे में 1000-1500 में उठता है। यदि तुमने गोलमाल नहीं किया तो एक मुर्दा कहाँ गया? सरकार तो उसकी जगह मुझे लिटाकर हिसाब पूरा करेगी, तुम्हारा क्या जाएगा? नहीं साहब, डॉक्टर के चहेते चौरंजी ने बीच में बोलकर कहा, मैं राजू की ओर से आग में हाथ डालकर कह सकता हूं, यह ऐसा आदमी नहीं है साहब। तो फिर मुर्दा कहाँ गया? जैसे भी हो, मुझे इसी समय अपना मुर्दा चाहिए। डॉक्टर ने एक बार और रजिस्टर पर अपनी परेशान निगाह दौड़ाई। एक खाने में उसकी आंखें टिक गई और वह प्रसन्नता से उछल पड़ा। मिल गया, यह देखो। बड़े बाबू ने यहां एक ही मुर्दे की पहचान गलती से 2 बार दर्ज कर दी है। मुर्दे 18 ही हैं। जाओ, बड़े बाबू को बुलाओ। किंतु उसका जी मितलाने लगा। नहीं, रहने दो। क्या तुम्हें बू महसूस नहीं हो रही है? उसे न मालूम क्या सूझी कि वह अपना ही शरीर सूंघने लगा। नहीं साहब, इस समय तो नहीं हो रही। लाशों के पास बैठ बैठकर तुम्हारी नाक ठीक तरह काम नहीं करती। मैंने तुमसे पूछा था कि मुर्दा खाने का एयर कंडीशनर चल रहा है या बंद पड़ा है। 10-15 मिनट बंद रहा साहब, फिर आप ही आप चलने लगा। यहां सभी कुछ आप ही आप तो चले हैं। तुम सब लोग निकम्मे हो। यदि मैं तुम्हारी रक्षा न करूं तो तुम सबको दिन में जूते मार मार के यहां से निकाल दिया जाए। करके ही तो हम सब आपके नाम की माला जपते हैं साहब। किंतु कुछ काम भी किया करो। क्या वह हरामी का पिल्ला पूरी बर्फ भेज रहा है? नहीं साहब, पहले से आधी भी नहीं भेजता। डॉक्टर अपनी पतलून की पिछली जेब की ओर हाथ ले गया और दांत पीस पीस कर बोला, उससे तय तो यह हुआ था कि लिखत से आधी जरूर भेजेगा। चलो कम से कम 1/3 ही भेज दे। मगर बेईमान सारे वादे भूल गया है। वह अपना ब्लड प्रेशर बढ़ता हुआ महसूस करके सिगरेट सुलगाने लगा। गंगू ठेकेदार को कहलवा भेजो चौरंजी, वह मुझे फौरन मिले। चौरंजी बगले बजाने लगा। मैं आज ही उसके पास चला जाऊंगा साहब। इसी बीच टेलीफोन की घंटी बजने लगी। हेलो डार्लिंग, डॉक्टर की पत्नी का टेलीफोन था। क्या फ्रिज में बर्फ नहीं बन पा रही? बू, क्यों? हाँ, मशीन ही बिगड़ गई हो तो बू तो आएगी ही। शुक्रिया मित्रों, यह हमने जोगिंदर पॉल की बेहद प्रभावी कहानी बू को सुना, जिसका अनुवाद श्रीमती कृष्णा पॉल जी ने किया। आप सभी लोग इस कहानी के साथ जुड़े रहे, आप सभी मित्रों का हार्दिक आभार। एक कहानीकार जोगिंदर पॉल जैसा एक बड़ा कहानीकार किस तरह इस विषय को उठाता है और उसमें वो की कितनी अर्थ छवियों को समावेशित करता है। चिकित्सा और उससे जुड़े फील्ड में किस तरह से करप्शन आदि को रेखांकित करता है, यह महत्वपूर्ण है। आप सभी लोगों का पुनः धन्यवाद, शुक्रिया।